हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें ही हम एक्सपेंशन पाथ के बारे में भी पढ़ेंगे और रिज लाइंस के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आइसोक्वांट के बारे में पढ़ा था। उसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं आइसोकॉस्ट लाइन। जिस तरह से आइसोक्वांट की जो कॉन्सेप्ट थी वो इंडिफरेंस कर्व की समान थी, उसी तरह से आइसोकॉस्ट लाइन भी प्राइस लाइन या बजट लाइन की तरह ही उनका कॉन्सेप्ट है। सो आइसोकॉस्ट लाइन सम लागत रेखा जो कि उत्पादन के साधनों की कीमतों को बताती हैं, और इसमें हम an isocost line graphically represents all the combination of the inputs which the firm can achieve with a given budget for production or given outlay। यानी ये साधनों की कीमत से संबंधित होती है, इसीलिए कोई भी फर्म इन साधनों की कीमत के दिए होने पर ही और अपने बजट के अकॉर्डिंग इन साधन को लगाती है। सपोज़ यहाँ एक एग्जाम्पल की सहायता से आइसोकॉस्ट लाइन की को कैसे ड्रॉ किया जाए। सपोज द फर्म हैज़ 100 रुपीज़ एंड इट कैन स्पेंड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई फैक्टर, और एक्स की जो कीमत है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है और वाई की 20 रुपीज़ पर यूनिट है। अब यदि वो अपने सारा बजट एक्स पर खर्च करती है तो उसको एक्स की 10 इकाइयाँ मिलेंगी, 10 इकाइयाँ मिलेंगी, और यदि वो सारा बजट वाई पर खर्च करती है तो उसको 5 इकाइयाँ मिलेंगी, और इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो ये हमको आइसोकॉस्ट लाइन देगा, जो कि बजट लाइन भी एक प्रोड्यूसर के लिए उसकी बजट लाइन भी कहलाता है। इस स्लाइड में आप देखिए, हमने इस स्लाइड में आइसोकॉस्ट लाइन और प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन को आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट लाइन के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो देखिए इस ए पार्ट में हमने ये जो आइसोकॉस्ट लाइन है, ये आप देखिए यहाँ पर 3 आइसोकॉस्ट लाइन हैं। तो ये बजट के अकॉर्डिंग, यदि बजट आपका कम है तो आप नीचे वाले आइसोकॉस्ट लाइन पे होंगे, और जैसे जैसे बजट बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आप हायर और हायर आइसोकॉस्ट लाइन पे पहुंचते चले जाते हैं। इसी तरह से दूसरे पार्ट में हमने आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोक्वांट की सहायता से ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन को समझाने की कोशिश की है। ये आपके देखिए, ये 3 आइसोकॉस्ट लाइन हैं, पैरेलल हैं। जैसे जैसे बजट बढ़ता है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं, और आइसोक्वांट जो कि इससे पहले के लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको, और ये आइसोकॉस्ट कर्व जहाँ भी टेंजेंट होते हैं वो आइसोकॉस्ट लाइन से जहाँ भी आइसोक्वांट टेंजेंट होते हैं वो बिंदु ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन का बिंदु होता है। यानी श्रम और पूंजी एक अनुकूलतम अनुपात में लगे हुए होते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि जितने भी आइसोक्वांट यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये 1, ये IQ2 और IQ3, तो इनमें जो तीनों आइसोकॉस्ट लाइन है ये यहाँ टेंजेंट हो रही है, ये यहाँ टेंजेंट हो रही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इनके ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। अब यदि हम इन 3 बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये जो हमको ये जो लाइन मिलती है, ये लाइन जो एक्टिमम, और ये कहलाती है ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। यानी ये अनुकूलतम उत्पादन के साधनों का संयोग कहलाता है, और ये जो लाइन है इसी को हम एक्सपेंशन पाथ कहते हैं। ये विस्तार पथ कहलाता है। विस्तार पथ का मतलब है कि एक फर्म इन अनुकूलतम उत्पत्ति के साधनों के संयोगों पर चलते हुए आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से
ये आपको यहाँ पे वही एक्सपेंशन पाथ की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इसी तरह से जो दूसरा है वो है रिज लाइंस। ये रिज लाइंस क्या होती हैं? रिज लाइंस बच्चों बिल्कुल यदि बिल्कुल सिंपल और साधारण शब्दों में कहें तो ये उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं होती हैं, यानी इन रिज लाइंस के बियॉन्ड कोई किसी भी उत्पादक को जाने में फ़ायदा नहीं होता। और इस तरह से आप देखिए, ये डायग्राम में हमने लिया है, ये समोत्पत्ति वक्र 3 यहाँ पर शो हो रहे हैं और ये आपके ये रिज लाइंस हैं। हम इनको यहाँ भी बना के बता सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये रिज लाइंस है। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये केवल ये ही प्रोड्यूसर के काम का होता है। इसके बियॉन्ड यदि वो जाता है तो उसको लाभ की बजाय हानि होने लग जाती है। इसीलिए रिज लाइन आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं होती हैं और समोत्पत्ति वक्र के केवल वे भाग जो बीच में होते हैं केवल वही उत्पादन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट expansion path and ridge lines. Thank you very much.